मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। 2 साल पहले की बात है, मैं सूचना आयुक्त बनकर के पदस्थापित हो गया था। पोल टॉक एक यूट्यूब चैनल है। उसके वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार पांडे ने हमारा एक इंटरव्यू लिया था, जो हमारी पूरी पृष्ठभूमि से लेकर आरटीआई सूचना आयुक्त के रूप में यात्रा पर केंद्रित था। मैं मूल रूप से पत्रकारिता जगत से आया हूँ। पत्रकारिता और आरटीआई का अन्योन्याश्रित संबंध है, बहुत गहरा अंतर संबंध है। इस विषय पर फोकस करते हुए संतोष कुमार पांडे ने कई सवाल किए थे, जिसमें मैंने पत्रकारिता और आरटीआई पर विस्तार से उनको बताया था। उस इंटरव्यू के संपादित अंश प्रस्तुत हैं। आप इसे देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो जौनपुर जिले के हैं। इस समय एक बड़े पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ एक वो भी है कि ये पत्रकार रहे हैं लंबे समय तक और तमाम बड़े अखबारों में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। आज हम हमसे इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने पत्रकारिता के बाद जब ये वहां से पत्रकारिता से आगे निकले तो वो सफर कैसा रहा। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जिस भूमिका में अभी हैं वहां पर इनकी क्या भूमिका हो पा रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुभाष चंद्र सिंह, जो इसमें उत्तर प्रदेश में सूचना आयुक्त हैं, और उनसे पूछेंगे कि उनकी जो पहले की भूमिका रही है वो क्या रही है और जब सूचना आयुक्त बनते हैं तो क्या रही है। आप बताएं, जब आप पत्रकारिता में रहें और क्योंकि जिस तरह से पत्रकारिता आगे जा रही है, तमाम उस पर कई बार आरोप भी लगते हैं, उन चीजों को अगर आप देखते हैं जब आप पत्रकार रहे हैं और जब आप वहां से सूचना आयुक्त की तरफ आए हैं, तो दोनों को किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, ये प्रश्न बहुत वृहद है और इस प्रश्न में कई प्रश्न हैं। एक तो पत्रकार के रूप में हमारी भूमिका, दूसरा राज्य सूचना आयुक्त के रूप में हमारी भूमिका। दोनों भूमिका में गुणात्मक दृष्टि से बहुत अंतर है। हालांकि दोनों भूमिकाओं में थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। जैसे सूचना अधिकार कानून 2005 जब बना और उसमें सूचना आयुक्त के रूप में जब किसी की नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति जो उसको नियुक्त करती है, कानून करती है और राज्यपाल शपथ दिलाती है, उसमें समाज सेवा, शासन, प्रशासन, विधि के अलावा जन संचार और पत्रकारिता से संबंधित पक्ष रखा गया है कि इस क्षेत्र से भी जो ऐसे इमिनेंट पर्सनालिटीज हैं वो आ सकते हैं। इसका मतलब है कि जन सूचना अधिकार कानून और पत्रकारिता का अंतर संबंध है और है भी, क्योंकि राज्य सूचना आयुक्त के नाते मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर मैं पत्रकारिता में न होता तो मुझे लगता है कि जितने अच्छे से मैं काम कर रहा हूँ शायद उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता, क्योंकि पत्रकार के नाते आरटीआई का उपयोग हमने भी किया और आरटीआई पत्रकार के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है जन सामान्य के अलावा, क्योंकि जिन खबरों के लिए हम लोग सूत्र गढ़ते थे, सूत्र बनाते थे कि सूत्रों के अनुसार हम खबरें निकालेंगे विश्वसनीय, आरटीआई ने उसको सरल कर दिया। बहरहाल इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम पत्रकारिता के संदर्भ में बात करेंगे जो हमारी मूल पृष्ठभूमि है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद मैं दिल्ली गया और दिल्ली में हमने पांचजन्य ज्वाइन किया। पांचजन्य आरएसएस की एक प्रकार से उसकी वैचारिक पत्रिका है। थोड़ा बहुत आरएसएस से हमारा संबंध था, लेकिन गहराई से जुड़ाव हमारा 1988 में पांचजन्य के जुड़ने के साथ ही हुआ। बाद में खैर वो संबंध गहराता गया, वो अलग बोलने का विषय हो सकता है। अभी हम पत्रकारिता में जब हम सत्य का पक्ष लेते हैं तो वो सत्य का पक्ष होता है, उसमें निष्पक्षता कहाँ रहती है? एक निष्पक्षता का कुल मतलब पत्रकारिता और समाज के विविध क्षेत्र में यही है कि आप सत्य का पक्ष लीजिए। अच्छा, अभी एक सवाल आपसे करना चाहूंगा मैं, चूंकि हमारी आपकी बातचीत पत्रकारिता पे हो रही है। पांचजन्य सभी जानते हैं कि
भाजपा और आरएसएस का जो संबंध है उसमें आपस में, वहां से निकल करके फिर आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया में आए, वहां आपका नजरिया और लोगों का नजरिया क्या रहा? मैं वही उसी पर आ रहा था। पांचजन्य में जैसे मैंने कहा कि एक आरएसएस की वैचारिक पत्रिका है, उसकी धारा अलग है, और जब मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म आप आते हैं तो उसकी धारा अलग है। लेकिन निष्पक्षता का जब शब्द है दोनों तरफ प्रयोग होता है। मैं ये मानता हूं कि पांचजन्य हो आरएसएस का या मुक्ति संघर्ष हो कम्युनिस्ट पार्टी का या किसी पार्टी का मुखपत्र हो, एक मामले में कम से कम वो निष्पक्ष होता है, अपनी विचारधारा को ईमानदारी से प्रस्तुत करता है। जब मेन स्ट्रीम मीडिया में आते हैं तब निष्पक्षता एक प्रकार से ढूंढ के रूप में होती है, क्योंकि आप कुछ तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। जैसे आप किसी लड़की के साथ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसके साथ रेप हुआ है, आप क्या लिखेंगे? आप यही लिखेंगे उस लड़की के साथ अन्याय हुआ, कानून का उल्लंघन हुआ, पुलिस लापरवाही कर रही है या पुलिस ईमानदारी से विवेचना कर रही है, एफआईआर कर रही है, यही तो लिखेंगे। लेकिन ये क्या निष्पक्षता नहीं है? आप जो कुछ लिख रहे हैं वो आप सत्य का पक्ष ले रहे हैं, तो ये पक्षधरता सत्य की हुई। तो निष्पक्षता कहाँ है? निष्पक्षता मतलब ये होता है आप सत्य का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन अभी उसी में अगर आप पुलिस का गैर जरूरी तरीके से पक्ष लें या उस पत्रकारिता को कलंकित करते हुए आप ऐसी बातें लिखें जो सत्य को ढकती हो, यानी उस लड़की के साथ या पूरे मामले में अन्याय जैसा हो, ये भी पक्षधरता है। निष्पक्षता कहाँ है? सत्य का पक्ष सत्य के खिलाफ, जो दूसरा पक्ष है वो भी एक पक्ष है। तो जो मेन स्ट्रीम की पत्रकारिता है, पांचजन्य या इस तरह की वैचारिक पत्रिकाओं से उसकी पत्रकारिता अलग है। वहाँ हम एक विचार के लिए काम करें या एक विचार को पुष्ट करने संबंधी खबरें हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ की पत्रकारिता एक प्रकार से बिजनेस की पत्रकारिता है। अब आपसे एक सवाल करेंगे, क्योंकि पत्रकारिता की बात हो रही है और अब आप सूचना आयुक्त हैं, उत्तर प्रदेश में हैं और तमाम ऐसे चीजें होती हैं। अब यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि पत्रकारों का इस सूचना का जो जिसको सोर्स कहा जाता है, सूत्रों के हवाले से उस पर तमाम लोगों का आपत्ति भी रहता है, सूत्र होते भी नहीं है, लेकिन आप बता रहे इस तरीके से अभी जब से आप काम कर रहे हैं यहाँ, कितनी ऐसी खबरें रही होंगी अगर आप बता सकें जिनको लेकर के आपने कोई बड़ा एक्शन लिया हो या उस पर कुछ आरटीआई लगी हो, जो आपको याद आ रहा हो कि पत्रकार रहने के बाद अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं तो इसमें उसको फायदा हुआ हो या उससे कोई बड़ी खबर आई हो, उसे घटना? इस पर हम बोलेंगे, इससे पहले हम थोड़ा सा प्रिंट मीडिया पर बोलेंगे। प्रिंट मीडिया में अभी भी खबरों को लेकर के बहुत सचेत रहते हैं और बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं। उसका एक कारण है, मालिक के इंटरेस्ट को छोड़ दें आप, उससे इतर अगर हम बात करें तो अभी भी केवल और केवल प्रिंट मीडिया है जो मीडिया का असली रूप से प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि सच यहाँ है। और सच केवल इसलिए है कि समाज के भीतर से उठ करके जो आदमी वहां गया है वो उसके अंदर थोड़ा जिम्मेदारी का भाव है। अब हम आते हैं आरटीआई पर, भूमिका बदलती है थोड़ा। एक तो सीधे जब प्रिंट मीडिया से राज्य सूचना आयोग होना, एक तो थोड़ा पद का प्रभाव होता है, सामान्य रूप से समाज में होता है। बड़े पद में आदमी जाता है तो उसका सम्मान बढ़ जाता है। अलग सम्मान बनने का कारण केवल यही नहीं है आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका अतीत 30 साल 35 साल का कैसा रहा है, आपके बारे में लोग कैसा सोचते हैं, आपके बारे में परसेप्शन क्या है, इस पर भी होता है कि आपका सम्मान कितना बढ़ता है कितना घटता है। अब हम कामकाज पे आते हैं। देखिए ऐसा है, जो काम हम वहाँ करते थे वो काम कुल मिलाकर यहाँ, जैसे वहाँ हम सूचना कलेक्ट करने का काम करते थे, यहाँ हम सूचना दिलाने का काम करते हैं। हम सूचना वहाँ कलेक्ट करते थे, उसमें आरटीआई भी माध्यम बनती थी, आरटीआई के माध्यम से हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ हम सूचना दिलवाने का काम करते हैं।
थोड़ा सा इसमें हम विस्तार से इसलिए जाएंगे ताकि मैं ये बता सकूं कि आरटीआई का कितना महत्व है। जैसे मैंने जौनपुर में भी 2 कार्यशालाएं की, एक बक्सा ब्लॉक में की जिसमें वीडियो ने कोऑर्डिनेट किया, एक मैंने जौनपुर में ग्राम विकास भवन सभागार में, उसमें डीपीआरओ ने संतोष श्रीवास्तव ने कोऑर्डिनेट किया। तो आरटीआई के बारे में जब हमने कई एक सवाल किए तो जो जन सूचना अधिकारी होता है यानी प्रतिवादी पक्ष, आरटीआई के बारे में जानकारी है, जागरूकता कम है। तो अभी तो आरटीआई के बारे में जागरूकता बहुत फैलाने की जरूरत है। इसकी हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, यहाँ भी करते हैं। जब हम सुनवाई करते हैं तब भी जो आरटीआई के विभिन्न जो धाराएं हैं उनका मतलब क्या है, उनकी मंशा क्या है, उन सबको हम बताते हैं। और सूचना का अधिकार कानून जब हम सूचना दिलवाने का जो दायित्व हमारा है, वो सूचना दिलवाने का जो दायित्व है वो आरटीआई एक्ट के आलोक में दिलवाने का दायित्व है। आप पहले जन सूचना अधिकारी के पास जाएंगे, फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जाएंगे, फिर जब दोनों जगह जानकारी नहीं मिलेगी आप निराश होंगे, तब फिर हमारे पास आएंगे। चाहे अधूरी जानकारी मिले, आपको कहना आपको ये शिकायत हो गई है तो अधूरी जानकारी है, इसकी आगे दे नहीं रहे, तो आप सूचना आयोग में आएंगे, उसके बाद तब हमारी भूमिका से, ताकि सिस्टम में अधिकतम पारदर्शिता हो और भ्रष्टाचार न्यून स्तर पे या जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। हम लोगों की कोशिश होती है, दंड पर बहुत हमारा जोर नहीं रहता। मतलब बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट आते हैं, परेशान हाल होते हैं, नाराज होते हैं, वो कहते हैं साहब इनको दंड दे दीजिए, इन्होंने बहुत परेशान किया। लेकिन फिर हम उनको ये भी बताते हैं कि आरटीआई एक्ट का उद्देश्य जो है वो दंड उस हालत में जब बिल्कुल अपारदर्शी तरीके से फाइल या जो आपका वो है उस पर जो है विचार करें, अपारदर्शी तरीके से बिल्कुल कुंडली मार के बैठ जाए और उनको कोई सूचना नहीं, तब विवश होकर के फिर उनको बुलाना पड़ता। अगर यहाँ भी सूचना नहीं दिया तो फिर उनको दंड देना अपरिहार्य हो जाएगा। हमारी शिकायत, हमारे निर्णयों की शिकायत आप केवल और केवल हाई कोर्ट कर सकते हैं, और हाई कोर्ट भी सामान्य रूप से दंड के मामले में ही प्रतिवादी जाता है, वादी को भी जाता नहीं, क्योंकि वादी को 10 रुपए में अगर सूचना मिल रही है तो वो 1000 रुपए, 2000, 10,000 रुपए खर्च कर हाई कोर्ट क्यों जाएगा? हमको सूचना नहीं मिली, दूसरी आरटीआई लगा के आ जाएगा। इसमें ये विकल्प है। आप नहीं संतुष्ट हैं, मान लीजिए हमारे निर्णय से, आप दूसरी आरटीआई लगा के आ जाइए। प्रतिवादी के ऊपर जब दंड लगता है या प्रतिकूल प्रविष्टि होती है, 20-1, 20-2 की कार्यवाही होती है, उसके खिलाफ सामान्य रूप से हाईकोर्ट जाता है और कहता है साहब उनको राहत दीजिए। तो हाईकोर्ट विचार करता है और उसको लगता है कि राहत देनी चाहिए तो वो स्टे दे देता है हमारे उसमें। अन्यथा हाई कोर्ट को लगता है नहीं, इसमें और अभी सुने जाने की जरूरत है, तो हमको वो पुनः वापस कर देता है, एक बार गुण दोष के आधार पर इनको सुन लो। एक केस और आया था हमारे पास, वादी ही चला गया था हाई कोर्ट, एक आध केस होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, वादी चला गया तो उसने कहा कि देखिए हमारा जो ये मामला है सूचना संयोग से हमारे ही जो है कक्ष में था, उसने कहा कि हमको जल्दी सुना जाए, यहाँ पर लंबी तारीखें मिल रही। वो लंबी तारीखें कोई जानकर तो देता नहीं, वो तो केस जितना लंबित होता उस हिसाब से तारीखें लंबित जाती है। अगर कम केस है तो कम समय में सुना जाएगा। तो हाई कोर्ट में उसने लिखा कि आप जाइए, हमारे पास भेजा पुनः, आप वहाँ जाइए और केस की अर्जेंसी बताइए कि केस की कितनी अर्जेंसी है। और उसने हमको सलाह दी, निर्देश दिया कि इनकी अर्जेंसी को देखते एक बार पुनः सुन लिया जाए। जब हमारे पास आया, उनकी धारा 6 जो मूल एप्लीकेशन उसको हमने पढ़ा, उसमें ऐसा कुछ नहीं था तो उसको जल्दी सुना जाए। फिर भी हाई कोर्ट का चूंकि निर्देश था, उसका जो है उसकी सलाह थी, तो हमने जल्दी तारीख लगा, उसको हम सुन रहे हैं। तो वादी भी जाता है हमारा जल्दी सुन लिया जाए, तो वो तो हम खुद ही यहाँ करते हैं कि जैसे हम तहसीलदार के केस में किया, हमने कहा जल्दी तारीख लगाई इसकी, हमने कहा भाई इसको न्याय चाहिए, जल्दी न्याय दिलाओ। या ऐसे कई ऐसे केसेस आते हैं कि धारा 6 को हम करते हैं और हमको लगता है किसी जल्दी सुनवाई की जाए, किसी की नौकरी का मामला है, किसी के प्रमोशन का मामला है,
किसी की नियुक्ति का मामला है, किसी के सर्टिफिकेट का मामला है, कहीं ऐसा गोलमाल है जिससे व्यापक लोग ही प्रभावित हो रहे हैं या किसी की जिंदगी पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाला, उसके भविष्य पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाला, तो हम उसको जल्दी सुनते हैं और हम खुद अपने विवेक के आधार पर जल्दी तारीख देते हैं। लेकिन सामान्य रूप से एक परंपरा है 15 दिन की हम तारीख देते हैं, क्योंकि नोटिस पहुंचने में 15 दिन मान कर सकते हैं कि जाएगा। नोटिस जो है स्पीड पोस्ट से रजिस्ट्री से 4-5 दिन में भी पहुंच सकती है। 15 दिन इसलिए मानते हैं मैंने धूल देहात में तो समय लग जाता है। तो 15 दिन का अंतराल तो हम लोग सुनवाई में करते हैं। एक तारीख से दूसरी तारीख के बीच जो डिफरेंस होता है वो 15 दिन का अनिवार्य रूप से हम लोग करते हैं, करना भी चाहिए। ये जो है नेशनल जस्टिस का जो है। एक सवाल और कर लेते हैं, क्योंकि डिजिटलीकरण की बात हो रही है, डिजिटलीकरण की हर विभाग में हो रहा है कि वो संस्थान बहुत अपडेट हो गया। जब आप आए और उसके बाद 2005 में सूचना अधिकार लागू हुआ, कितना डिजिटलीकरण हो पाया है? जैसे आप बता रहे हैं कि 15 दिन लग जाता है, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप का कुछ ऐसा हो, टेलीग्राम, तमाम जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं वहाँ से क्या अपना बहुत प्रासंगिक सवाल है। जब 2005 में आरटीआई कानून इंट्रोड्यूस हुआ हमारे यहाँ 2006 में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा समय लगा है। 2007 में जब इंट्रोड्यूस हुआ तब हम लोगों का कार्यालय जो है इंदिरा भवन में था। इंदिरा भवन एक सरकारी बिल्डिंग है, कुछ कमरे खाली करा करके वहाँ जो है फिलहाल शुरू कर दिए गए उत्तर प्रदेश में। फिलहाल तब बहुत सुविधाएं नहीं थी। इंदिरा भवन का जैसा वो है उसी में जो है कामकाज चलता है। ये बिल्डिंग जो है बाद में 2015-16 में बनी है, तो अब इस रूप में जो है इसका स्वरूप आया हुआ। और जब 2005 में बना था तब भी बहुत डिजिटलीकरण हुआ नहीं था, न बहुत ज़्यादा इस तरह के जो है स्मार्टफोन और ये सारी सुविधाएं थी। मेल तब चल गया था, लेकिन इस तरह का कोई बहुत जैसे डिजिटल इंडिया अब चला है और एक डिजिटल क्रांति जैसा कुछ नहीं था 2005 में। पिछले 4-5 वर्षों में काफी कुछ बहुत सुधार हुआ है। इससे समाज के अनेक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों में जिस तरह से डिजिटलीकरण हुआ है उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि उसका बहुत फायदा होगा। जैसे वादी या प्रतिवादी नहीं पहुंच पा रहा है, पहले की स्थिति होती तो ये हुआ वहाँ से स्पीड पोस्ट करो, रजिस्ट्री करो 10 दिन पहले और ये कहो कि हम नहीं उपस्थित हो पाएगा, हमारा ये कार्य। अब क्या है, मान लीजिए प्रतिवादी को आज उपस्थित होना है और अचानक जो है मुख्यमंत्री जी का कोई प्रोग्राम उसके जिले में लग गया या कमिश्नर का प्रोग्राम लग गया, मुख्य सचिव का प्रोग्राम लगा, तो पहले वो निपटाएगा फिर हमारे पास आएगा। तो एक हमको मेल कर देता है, एक हमको फैक्स कर देता है कि साहब ये कारण हम उपस्थित नहीं हो पाएंगे। एक प्रकार से उपस्थित माफी हो जाती है कि भाई नहीं आए कोई बात नहीं, सूचना के लिए इनको और अवसर दिया जाए। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। सूचना लगाने के लिए किसी को कहा जाता है तो उसके मन में एक बार हिचकिचाहट होती है। वो जो पैसा जमा होता है, जो भी है, जो चार्ज है, उसका जो फीस है जो आप बता रहे हैं, उसके लिए क्या आपने कोई आपका विभाग, सूचना आयुक्त विभाग कुछ ऐसा कर रहा हो कि जैसे कैश नहीं है अगर उसके पास है तो पे तमाम जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस पर कोई विचार हो रहा हो? और दूसरी बात आप बता रहे हैं कि चीजें बदल रही हैं तो उस पर भी विचार तो हम नहीं कर रहे, इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। लेकिन है कुल मिलाकर आरटीआई जो है व्यापक समाज में है, व्यापक जनहित में है और निश्चित तौर पर जो है इसके कारण जो है शासन प्रशासन में पारदर्शिता आई है। लेकिन जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ेगा और पत्रावलियां ऑनलाइन होंगी वैसे वैसे जो है आम आदमी को सहूलियत होगी। लेकिन आरटीआई का महत्व कभी कम नहीं होगा। आरटीआई एक ऐसा अचूक हथियार है आम आदमी का। इसको हम लोग कभी कहते हैं 10 रुपए में न्याय। इतना सस्ता न्याय तो कहीं नहीं मिलता कि 10 रुपए की आरटीआई आपने लगाई, आपको व्यापक सूचनाएं मिल गई। अगर शुल्क उसने 30 दिन के भीतर नहीं मांगा तो चाहे 10,000 पेज की सूचना हो, सब उसको मुफ्त मिलेगी। 30 दिन के बाद अगर शुल्क मांगा या नहीं भी मांगा तो 30 दिन के बाद अगर सूचना दे रहे हैं, चाहे 10,000 पेज की सूचना हो, वो आपको मुफ्त नहीं होगी। लेकिन अगर 30 दिन के भीतर आपने सूचना गणना करके
भाई 500 पेज की करीब करीब सूचनाएं हैं, आप हमको 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से 500 पेज सूचना आप 1000 रुपये जमा करिए। अगर आपने 30 दिन के भीतर जमा कर दिया तो पूरी सूचना दे है, नहीं जमा किया और हमारे पास है तो मैं भी आपको यही कहता हूँ कि शुल्क जमा करके सूचना प्राप्त करें, क्योंकि 30 दिन के भीतर आपसे शुल्क मांग लिया गया। तो कुल मिलाकर जब हम पूरे एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ऐसा लगता है देश के हित में, समाज के हित में और व्यक्ति के हित में निश्चित तौर पर RTI जो है एक अमोघ अस्त्र है और इसका अधिकतर इस्तेमाल करना चाहिए। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।